आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आपको हम बोलें तो पीरियोडिक टेबल ही है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है एज वेल एज इसमें प्रॉपर्टीज का वेरिएशन याद है तो ये सबसे बेहतर सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री का याद है। इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा प्रॉपर्टीज, बहुत सारा चीजों को आप आसानी से समझ पाओगे। जब आप मेटल एंड मेटल पढ़ोगे आगे तो हर चैप्टर में, हर ग्रुप में सबसे पहले हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखते हैं, जो कि सिंपली पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल पता है तो आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को स्टडी करने में आपको सहूलियत होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर में पीरियोडिक टेबल का यूज हो जाएगा, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम जेई में 2 सवाल 3 सवाल जरूर पूछेगा और इससे रिलेटेड बनेगा। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कम से कम 2-3 सवाल हर ईयर पूछा है आईआईटी, जेई और मेडिकल, जो कि पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली सवाल बनेगा। तो पीरियोडिक टेबल जेई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा और एक अच्छा टॉपिक, और बहुत आसानी से समझ पाओगे आप कि पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज का वेरिएशन कैसे होगा, क्यों होगा पार्टिकुलर वेरिएशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग अगले कुछ क्लासेस में पीरियोडिक टेबल को समझने का प्रयास करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोग को सीखना है, जानना है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। हमने बताया पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो सभी लोग, आप में से हर लोग पीरियोडिक टेबल क्या है ये जानता होगा। पीरियोडिक टेबल क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। रेगुलर तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ताकि हमको उसको याद रखने में, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को याद रखने में, उसमें वेरिएशन याद रखने में सहूलियत हो। सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी के आधार पर रेगुलर अरेंजमेंट किया हुआ एलिमेंट्स का। अब सवाल ये उठता है, क्यों अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट का क्या रिक्वायरमेंट हुआ? देखिए, शुरुआत में जब बहुत पहले की बात करते हैं हम लोग, लगभग 400 BC 500 BC में, तो आपके पास मुश्किल से 8-10 एलिमेंट नोन था। जैसे 400 BC में कुछ एलिमेंट जो नोन था वो था आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, ये सब कुछ एलिमेंट्स उस जमाने में नोन था। तो ये 8-10 एलिमेंट्स को, प्रॉपर्टीज को याद रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ केमिस्ट्री का, लगभग 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी तक लगभग 25 एलिमेंट्स नोन था। 25 एलिमेंट्स, आप समझ सकते हो कि बिफोर 400 BC जो है 9 to 10 एलिमेंट्स नोन था, जबकि मिड 18th सेंचुरी 1750 तक लगभग 25 एलिमेंट्स जाना जाने लगा। और आज मतलब 20th सेंचुरी में लगभग 114 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुका है, 114 एलिमेंट जाना जाता है। हम ये लगभग सब इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो 114 एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं, ये सारा का सारा नेचुरल नहीं है। इसमें से कुछ मैनमेड है, जो कि जिसका भी केमिस्ट्री हम लोग शायद ही पढ़ेंगे, बिकॉज वो सब रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, वो सब स्टेबल ही नहीं होता है, वो सब स्टेबल ही नहीं होता है, इसलिए उसका हम लोग केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ते हैं। तो मानिए आपकी अभी तक लगभग 114 एलिमेंट्स नोन है, जो कि शुरू में बिफोर 400 BC, 400 BC में, बिफोर 400 BC की जरूरत है, 400 BC में 9 to 10 एलिमेंट्स था। तो जब 10 एलिमेंट्स हो, 15-20 एलिमेंट हो, तो हम लोग सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज याद रखे थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ, उसका संख्या बढ़ने लगा,
एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हुआ। मतलब लोगों को ऐसा नीड महसूस हुआ कि हम लोग एलिमेंट्स को एक रेगुलर ऑर्डर में रखें, ताकि हमको एलिमेंट्स के बारे में ध्यान जानना, एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज को याद रखना हमको आसान। जैसे कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबको एक साथ रखा गया है, तो अगर आप लिथियम का प्रॉपर्टी जानते हो, सबका प्रॉपर्टीज आप डिटरमाइन कर लो, ठीक है। तो अगर आप ग्रुपिंग करते हो एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज को टुगेदर, तो आपको सहूलियत होगा एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को याद रखने में। और इसी नीड के कारण जो ये नीड था कि हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखें, ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर पाना, याद रख पाना आसान हो। यही नीड जो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का कारण बना। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इसी कारण से हुआ है बिकॉज ये नीड महसूस हुआ कि एलिमेंट्स को हम रेगुलर ऑर्डर में अरेंज करें। तो आज हम लोग एक्चुअल में डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ही पढ़ने जा रहे हैं। कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था इन डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे जैसे एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, as number of elements discovered increased, a requirement of regular order of elements was needed. A requirement of regular order of elements was needed. This requirement of arrangement of atoms, arrangement of elements in regular order led to development of periodic table. Led to development of periodic table. ये जो रिक्वायरमेंट था एलिमेंट्स का इन रेगुलर ऑर्डर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट का कारण बना। तो हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ही पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, in development of periodic table, some of the important step in development of periodic table was, सबसे पहला था डॉवर्नियर ट्रेड रूल्स। डॉवर्नियर ट्रेड रूल। बेसिकली हम लोग चार जो डेवलपमेंट का स्टेप है उसको सीखेंगे। पहला है डॉवर्नियर ट्रेड रूल, दूसरा है, हम आपको लिस्ट कर ही देते हैं, उसके बाद हम लोग सबके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, तीसरा है लॉदरमेयर कर्व, और चौथा है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। हालांकि इसके बाद हम लोग मॉसले पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे, मॉसले पीरियोडिक टेबल
एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और तब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉसले पीरियोडिक टेबल पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो ये सारा जो है डेवलपमेंट का स्टेप है जिसके थ्रू पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न फॉर्म बना है और जिस फॉर्म में आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सारे को पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से लेके यहां तक हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हम लोग को स्टडी ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग डॉवर्नियर ट्रेड रूल पढ़ते हैं कि डॉवर्नियर ट्रेड रूल क्या था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डॉवर्नियर ट्रेड रूल। देखिए डॉवर्नियर ट्रेड रूल जो है, डॉवर्नियर ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया। डॉवर्नियर ने 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज को ग्रुपिंग किया और ये देखा कि जो तीनों एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है ही, साथ ही साथ जो मिड वाला एलिमेंट है, जो मिड का एलिमेंट है, जो बीच का एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स के बराबर होता है। मतलब साफ यह है कि जैसे उसने किया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन तीनों को एक साथ किया, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर वाले को एक साथ ग्रुपिंग किया। ऑल्सो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम लगभग एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम का एवरेज वैल्यू के बराबर आ रहा था। ठीक है, और इस तरह से उसने बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया, जिसको कि हम लोग डॉवर्नियर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह से कि डॉवर्नियर ग्रुप्ड three elements together, Doverneur grouped 3 elements together, 3 elements of similar properties together, and found that atomic weight of middle element is approximately average of atomic weight of टर्मिनल एलिमेंट्स। जो टर्मिनल एलिमेंट्स होगा उसके एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। ठीक है, डॉवर्नियर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया, 3 एलिमेंट्स एक साथ ग्रुप किया और ये देखा कि जो एटॉमिक वेट है मिडिल एलिमेंट का, बीच के एलिमेंट का, वो एवरेज वैल्यू है टर्मिनल एलिमेंट्स का। जैसे कि देखो इसमें आप देखोगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का सिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ किया और बीच वाले का एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम। These groups of 3 elements, are called डॉवर्नियर ट्रेड। इसको हम लोग डॉवर्नियर ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर डॉवर्नियर ट्रेड करते हैं, फॉलोइंग आर डॉवर्नियर ट्रेड। डॉवर्नियर ट्रेड हम लिख रहे हैं, कौन कौन सा डॉवर्नियर ट्रेड को लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक लिखा हमने। और देखोगे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
और देखोगे आप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सिलेनियम, ट्रिलियम, ये सब डबल ट्रेड का एग्जाम्पल है। इवन ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये भी क्या डबल ट्रेड का एग्जाम्पल है। आपको अगर पता होगा, देखिए याद तो करना होगा थोड़ा यहाँ पे, अगर आपको डबल ट्रेड पूछा जाए तो आपको याद करना होगा। अगर आप मॉडर्न पीरियड टेबल को जानते हैं तो आप ये अच्छे समझ रहे होंगे, सभी जो है ग्रुप में टुगेदर है और लगातार नंबरिंग है, लेकिन ये श्योर है कि आपको याद करना होगा। हालांकि यहां पर जो है 8B एलिमेंट्स, अगर मॉडर्न पीरियड टेबल को हम कुछ यूज कर रहे हैं, 8B एलिमेंट्स जो होता है वो जो पीरियड में है वो डबल ट्रेड होता है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, आयरन, रुथेनियम, रहोडियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, पैलेडियम, इस तरह से होगा। ये सब डबल ट्रेड है। जो 8B एलिमेंट्स है वो पीरियड में होगा और डबल ट्रेड होगा। हालांकि आपको उतना ज्यादा डिटेल में एग्जैक्टली याद रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सवाल पूछ दे कि डबल ट्रेड कौन सा है, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि सवाल पूछा गया है, ये बात भी है, सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि ये सब जो है डबल ट्रेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, डबल ट्रेड का एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ किया गया और देखा गया कि बीच वाले का एटॉमिक वेट टर्मिनल वाले के एटॉमिक वेट का एवरेज है। इस रूल को लोग नेग्लेक्ट कर दिए, बिकॉज ये रूल जो है एक कॉन्फिडेंस की तरह है कि बस बीच वाले का एटॉमिक वेट टर्मिनल वाले के एटॉमिक वेट का आधा हो रहा है, मतलब एवरेज हो रहा है, नॉट आधा हो रहा है, एवरेज हो रहा है। तो ये एक लगभग कॉन्फिडेंस की तरह है, एक इत्तेफाक है कि इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। लोग, ये एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं था और साइंटिफिक अप्रोच नहीं था ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स करने के लिए, इसलिए इस रूल को नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दिस रूल वाज नेग्लेक्टेड एज इट वाज नॉट साइंटिफिक। ये साइंटिफिक नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस की तरह दिख रहा था, एक इत्तेफाक ऐसा दिख रहा था कि बीच वाले का एटॉमिक वेट टर्मिनल वाले का एटॉमिक वेट का एवरेज आएगा। सभी एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुप करें इस तरह से 3 एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला, तो ऐसा नहीं होगा, सब में क्या होगा, बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है टर्मिनल वाले के एटॉमिक वेट का एवरेज आएगा। तो इसलिए इस रूल को नेग्लेक्ट कर दिया गया और फिर नया रूल दिया गया न्यूलैंड के द्वारा। नया तरीका खोजने का प्रयास किया गया न्यूलैंड के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। देखिए, न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज किया। न्यूलैंड ने जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स था वहां उस समय तक, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसने ये देखा कि हर आठवां एलिमेंट पहले के सिमिलर प्रॉपर्टीज का है। हर आठवां एलिमेंट्स पहले के सिमिलर प्रॉपर्टीज की तरह है। जो पहला का प्रॉपर्टीज है उसी तरह का प्रॉपर्टीज आठवां एलिमेंट रखता है। हर आठवां एलिमेंट जो प्रीवियस पहला एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज का सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन increasing order of their atomic weight. Increasing order of their atomic weight.
and he found that each eighth element has similar properties to that of first element. हर आठवां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर है पहले एलिमेंट्स के. दैट इज हेंस देयर आर total seven types of different element exist. Like musical tones, 7 different musical tones. 7 अलग अलग म्यूजिकल टोन्स होता है. चाहे आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, उसमें 7 ही अलग अलग तरह का म्यूजिकल टोन्स होता है. जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो आपको पता होगा सा रे ग म प ध नि सा. मतलब अल्टीमेटली 8वां जो है वो क्या है, पहले के सिमिलर. सा रे ग म प ध नि. उसके बाद फिर क्या होगा, सा होगा. मतलब हर 8वां मतलब जो टोन होगा वो पहले के सिमिलर होगा. 7 ही अलग अलग तरह का टोन एग्जिस्ट करता है. उसी आधार पे न्यूलैंड ने सोचा कि जिस तरह से 7 डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स एग्जिस्ट करता है, उसी टाइप से 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. और बिकॉज एलिमेंट्स या म्यूजिकल टोन्स गॉड ने बनाया है, तो उसी तरह का सेम तरह का बिहेवियर है. ठीक है. दिस वाज नोन एज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. दिस वाज नोन एज, इसी अरेंजमेंट को न्यूलैंड ऑक्टेव रूल माना गया है. न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. जैसे कि उसने जब अरेंज किया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम. इसके बाद देखिए बहुत सारा एक्सेप्शन था. कुछ हद तक इसका सही था. यहां तक दिख रहा था प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है. प्रॉपर्टी जो है 8वां एलिमेंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम का मैच किया लिथियम से. कहीं से भी अगर 8वां एलिमेंट को गिनोगे तो प्रीवियस से मैच कर रहा है. बोरोन से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7. 8वां एलिमेंट क्या है, बोरोन से मैच कर रहा है. तो आप देख सकते हो कि हर 8वां एलिमेंट जो है पहले के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है. हालांकि यहीं तक वैलिड था. इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद जो है बहुत सारा एक्सेप्शन दिख जाएगा आपको, जिसके कारण से इस लॉ को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया. हालांकि ये बहुत ठीक मतलब एक अच्छा टाइप का रूल था. बहुत खराब नहीं कह सकते हो, डॉवर्नियर से अच्छा था. लेकिन फिर भी इस रूल को बहुत ज्यादा अवॉइड किया गया. एक स्टोरी है कि जब न्यूटन ने इसको उस समय का जो सबसे केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा संस्था था, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसके सामने जब रिप्रेजेंट किया तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि बेहतर है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो. पॉइंट ये था कि उसने म्यूजिकल टोन्स के आधार पर 7 अलग अलग तरह में अरेंज कर दिया था. तो किसी ने कहा दिया बेहतर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी एक ऑर्डर आ जाएगा. मतलब उसका मजाक बनाया गया. तो न्यूलैंड के इस रूल को नेग्लेक्ट कर दिया गया. कारण ये नहीं था कि लोग इसको बहुत खराब है ये, बल्कि कारण ये है कि इसमें बहुत सारा एक्सेप्शंस है. बस 1 ही 2 रो तक वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं है. और इसका भी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था. क्यों ऐसा है, इसका कोई लॉजिक नहीं था. म्यूजिकल टोन्स अलग चीज है, एलिमेंट्स अलग चीज है. दोनों को कोरिलेट करके उसके आधार पर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स करना ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था. तो दिस रूल was also neglected. This rule was also neglected as it was not scientific. It was not scientific. ये साइंटिफिक नहीं था. जैसे मतलब किसी अलग तरीके से
हम लोग अरेंज कर दे रहे एलिमेंट्स को, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिक, तो इस रूल को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो डॉवर्नियर ट्रेड रूल या न्यूलैंड ऑप्टिमम रूल दोनों को नेग्लेक्ट किया गया, बिकॉज दोनों साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड नहीं था, बल्कि आर्बिट्ररी लॉजिक था और उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है साइंस में, और इसलिए इन सभी रूल को नेग्लेक्ट किया गया। इसके बाद आया एक तीसरा लॉदर-मेयर कर्व। लॉदर-मेयर कर्व, देखिए लॉदर-मेयर कर्व हम लोग लिख रहे हैं। लॉदर-मेयर कर्व क्या होता है ये पढ़ेंगे। लॉदर-मेयर ने क्या किया था कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के वर्सेस प्लॉट किया था, और वह देख रहा था कि पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है एटॉमिक वॉल्यूम में विद एटॉमिक मास। मतलब पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब है पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर सेम तरह का वेरिएशन दिखे, कोई जो नहीं घट रहा है बढ़ रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर सेम तरह का वेरिएशन दिखता है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में, तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक वेरिएशन। तो लॉदर-मेयर ने यही किया कि एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के वर्सेस प्लॉट किया, और ये देखा कि एक रेगुलर और एक पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है, एक रेगुलर वे में पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है एटॉमिक वॉल्यूम में एटॉमिक मास के साथ। इसी आधार पे लॉदर-मेयर ने अपना एक लॉ भी दिया जो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हालांकि इस लॉ को हम लोग मैंडलिव पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। इस लॉ के लिए मैंडलिव को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, बिकॉज मैंडलिव का जो पीरियोडिक टेबल था वो ज्यादा एडवांस था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग लॉदर-मेयर कर्व पढ़ रहे हैं, और लॉदर-मेयर कर्व यही है कि इसने एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के वर्सेस प्लॉट किया और एक पीरियोडिक वेरिएशन देखा। ठीक है, तो लॉदर-मेयर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास कर्व। लॉदर-मेयर प्लॉटेड atomic volume versus atomic mass curve, and he found a periodic variation in atomic volume with atomic mass as follows। हम इस कर्व को आपको प्लॉट कर देते हैं। अभी हम इधर एटॉमिक मास लिख रहे हैं और इधर हम एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं। एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं। देखिए एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास को प्लॉट किया लॉदर-मेयर ने, तो इस तरह कर देखा उसने। इस तरह से उसने कर देखा, तो उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी कर्व के पिक पे क्या था? अल्काइल मेटल। मतलब इस तरह का वेरिएशन है। पहले तो ये देखते हैं। एक सबसे पहली बात है कि एटॉमिक वॉल्यूम होता क्या है। एटॉमिक वॉल्यूम में अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग इसको 4/3 पाई आर क्यूब की तरह लिखते हैं, और जहां पे एटॉमिक रेडियस है ये लोग लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं होता एटॉमिक वॉल्यूम। आपको बता दें, एटॉमिक वॉल्यूम
नहीं होता है 4/3 पाई आर क्यू। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक रेडियस का के साथ रिलेटेड है इस तरह से। एटॉमिक वॉल्यूम होता है इस तरह से। एटॉमिक वॉल्यूम हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास, ग्राम में अगर बात करो तो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट की जगह एलिमेंट लिखते हैं। ये जो है एटॉमिक वॉल्यूम का सही डिफिनेशन है रेदर देन 4/3 पाई आर क्यू। एटॉमिक वॉल्यूम होता है कि कोई भी एलिमेंट अपना एक स्ट्रक्चर रखता है और उस स्ट्रक्चर का पार्टिकुलर डेंसिटी होगा। तो जब हम एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तब हमको क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम मिलेगा। बिल्कुल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हमने यूज किया है। तो ये पॉइंट है ना कि ये पॉइंट है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। एटॉमिक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम एग्जिबिटेड बाय पार्टिकुलर एलिमेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में, एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर में वॉल्यूम एग्जिबिटेड बाय पार्टिकुलर एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है एटॉमिक वॉल्यूम का डिफिनीशन है। एटॉमिक वॉल्यूम का डिफिनीशन ये है पहली बात। अब देखिए जो पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, इसी के आधार पर बेस्ड ऑन दिस पीरियोडिक वेरिएशन Lauder-Meyer gave his periodic law. His periodic law क्या? Properties of elements are periodic function of their atomic weight. पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वेट का होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसी जो कर्व था इसके आधार पे आप देख रहे होंगे घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम वेरिएशन है। ठीक है, तो ये जो है इसी कर्व के आधार पे जो लॉदर-मेयर था उसने अपना एक लॉ दिया जो यही कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होगा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं लॉदर-मेयर कर्व का। लॉदर-मेयर कर्व का कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इस कर्व का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉदर-मेयर कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉदर-मेयर कर्व पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगर हम इस लॉदर-मेयर कर्व को गौर से देखें तो सबसे पहले चीज आपको जो दिखेगा वो यही दिखेगा कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी पहले हम लोग पीरियड की बात करते हैं, वैसे ग्रुप की चलो हम पहले इसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। उसके बाद लिथियम था, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन यहां पर होगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यहां से लेकर यहां तक, इथेरियम से लेकर के कैडमियम तक एंड सो ऑन था। ठीक है, इसके बाद यहां पे आयोडीन था, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम था। तो आप इससे देखोगे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है ग्रुप में, ग्रुप आप समझते होगे, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वर्टिकल कॉलम। तो आप अगर इसको देखोगे तो देखो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है कि एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउनवर्ड,
इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक वॉल्यूम जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन ए ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, एटॉमिक वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ रहा है ग्रुप में। पीरियड में बात करते हैं। पीरियड आप जानते होंगे, पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है हॉरिजॉन्टल रूल्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम से लेकर क्लोरीन तक, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। तो एक से दिख रहा होगा आपको कि पहले एटॉमिक वॉल्यूम घट रहा है और फिर बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम पहले घटता है एंड देन बढ़ता है। ठीक है, तो इन पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज करता है और देन इंक्रीज करता है। ये आपको वेरिएशन जो है इस कर्व से साफ पता चल रहा होगा कि पहले क्या हो रहा है। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लिथियम यहां पे है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इधर से इधर जा रहे हो तो पहले घट रहा है एटॉमिक वॉल्यूम एंड देन बढ़ रहा है, घट रहा है एंड देन बढ़ रहा है, घट रहा है एंड देन बढ़ रहा है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हम इसमें लिखना चाहें, देखोगे आप देखोगे कि पिक पे कौन सा एलिमेंट है। पिक पे जो पिक है कर्व का, उस पे कौन सा एलिमेंट है, अल्कली मेटल। आप जानते होंगे अल्कली मेटल हम लोग बोलते हैं इसको। तो अल्कली मेटल जो है पिक पे है। इसका सीधा पिक पे होने का मतलब है कि सबसे ऊपर है, मतलब किसी भी पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा होता है। अल्कली मेटल ऑक्युपाई, अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई मैक्सिमा ऑफ द कर्व, दैट इज दे हैव मैक्सिमम एटॉमिक वॉल्यूम इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में क्या होगा, उन सबका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में उन सबका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये साफ दिख रहा है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। आपको ये दिख रहा होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब जो है अल्कली मेटल के जस्ट बगल में है ऑन डिसेंडिंग कर्व। डिसेंडिंग कर्व मतलब नीचे जो जा रहा है कर्व उस पर। ठीक है, तो सेकेंड ए मेटल्स लाइक आप जानते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब ऑक्युपाई द पोजीशन नियर अल्कली मेटल, पोजीशन नियर पीक ऑफ द कर्व ऑन डिसेंडिंग कर्व। अल्कली मेटल के बगल में जो पीक पे है उसके बगल में डिसेंडिंग कर्व पे क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल लाई करेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अगर हम बात करें अगला प्रॉपर्टीज का, तो आप देख सकते हो कि अगला प्रॉपर्टी क्या है कि जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी पिक के बगल में है लेकिन असेंडिंग कर्व पे। डिसेंडिंग कर्व पे सेकेंडरी मेटल है, असेंडिंग कर्व पे क्या है, हैलोजन है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं हैलोजन। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कर रहा है, ऑक्युपाई द पोजीशन नियर द टॉप, पोजीशन नियर द पीक। ठीक है, ऑन असेंडिंग कर्व, और असेंडिंग कर्व पे क्या होगा,
हैलोजन जो है ऑक्युपाई कर रहा होगा पोजीशन नियर द पिक। और छठा पॉइंट ये है कि आप अगर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करो, डी ब्लॉक मेटल्स, स्कैंडियम टू जिंक, इटीरियम टू कैडमियम, तो आप देख सकते हो मिनिमा ऑफ द कर्व पे, सबसे नीचे पे लाई कर रहा है, मतलब इन सब का एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल जिसको कि आप कहते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल में ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, और वैसे आप लोग बहुत लोग जानते होंगे ये सब कम से कम। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक मेटल्स ऑक्युपाई मिनिमा ऑफ द कर्व, दैट इज दे हैव मिनिमम एटॉमिक वॉल्यूम। इन सब का एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा मिनिमम होगा इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। किसी भी पीरियड में डी ब्लॉक का जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, डी ब्लॉक का जो एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो यही लॉदर-मेयर कर्व है और लॉदर-मेयर पीरियोडिक लॉ है। लॉदर-मेयर कर्व एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास था, जिसके आधार पे ये लॉ दिया गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, हालांकि हम लोग इस लॉ को ज्यादा क्रेडिट देते हैं मैंडलिफ को, बिकॉज मैंडलिफ का जो पीरियोडिक लॉ था वो सेम था दैट ऑफ लॉदर-मेयर कर्व। दोनों ने सेम समय में भी दिया था, अराउंड सेम समय, मतलब सेम ही ईयर में दोनों ने दिया था अपना लॉ, लेकिन मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल ज्यादा एडवांस था कंपेयर टू लॉदर-मेयर पीरियोडिक टेबल, और इसलिए मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल को हम लोग ज्यादा बेहतर मानते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ लॉदर-मेयर पीरियोडिक टेबल। लॉदर-मेयर ने इस लॉदर-मेयर कर्व के आधार पे और अपने पीरियोडिक लॉ के आधार पे अपना एक पीरियोडिक टेबल ही बनाया था, जिसको पर्सनल यूज के लिए रखता था। पर्सनल यूज मतलब उसके पास एक लेबोरेटरी था जिसमें कि वो एक्सपेरिमेंट करता था और उसमें यूज करता था। उसने अपने पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक लॉ को पब्लिश नहीं किया था, जिसके कारण से भी लॉदर-मेयर को क्रेडिट कम दिया जाता है। लॉदर-मेयर की बजाय जो पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इसके लिए हम लोग मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल को, मैंडलिफ को ज्यादा क्रेडिट देते हैं, बिकॉज उसका पीरियोडिक टेबल ज्यादा एडवांस था, एज वेल एज उसने अपने जो पेपर था उसको पब्लिश भी किया था, जिससे कि लोगों को ये पता चला। हालांकि बाद में डिस्कवर हुआ कि लॉदर-मेयर ने भी सेम पीरियोडिक लॉ सेम ही समय में दिया था। तो इस तरह से हमें 3 डेवलपमेंट पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में 3 पॉइंट पढ़ा मेजर: डॉवर्नियर-ट्रीड रूल, न्यूलैंड-ऑक्टेव रूल और लॉदर-मेयर कर्व। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करेंगे।